वीडियो की शुरुआत एक रूपक से करते हैं या कह लीजिए कहानी से। पहले के ज़माने में समुद्री यात्राओं के लिए नेविगेशन सिस्टम नहीं थे, तो बंदरगाह की पहचान के लिए बड़े-बड़े लाइट हाउस लगाए जाते थे, ताकि बंदरगाह की सही पहचान हो सके। इस कहानी को अपने स्टूडेंट लाइफ में लाइए। यहाँ पर बंदरगाह क्या है? हमारा या आपका सिलेक्शन। लाइट हाउस क्या है? सिलेबस जो रास्ता दिखाता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। समुद्र क्या है? आज के ज़माने का जो रिसोर्स बम्बार्डिंग है, डिजिटल फोमो है, उसे समुद्र कह सकते हैं। तो फिर नाव और पतवार क्या है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपके रिसोर्सेज हैं आपकी नाव और पतवार है पीवाईक्यू यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, जिसके माध्यम से आप नेविगेट करेंगे। यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि हम आज इसी नाव यानी रिसोर्सेज तथा पतवार यानी पीवाईक्यू की बात करेंगे। नाव कैसी हो, कौन सी हो, तथा पतवार का इस्तेमाल यानी पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि हम डिजिटल और एक्सेस इन्फो की दुनिया में कम समय में कम मेहनत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि घटना चक्र का इस्तेमाल कैसे किया जाए तैयारी में, और सिविल कैंपस आपकी इस तैयारी में कहाँ तक कौन सी भूमिका निभा सकता है या क्या हम आपको ऑफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसोर्सेज में सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करेंगे, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए मोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है हमारे तैयारी के दौरान, क्योंकि इसमें इसका कवरेज अच्छा है। इसमें लगभग सारे टॉपिक्स की का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही लोग पीवाईक्यू के लिए यहाँ घटना चक्र प्रेफर करते हैं। सारे सब्जेक्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनमें पीवाईक्यू, घटना चक्र या पूर्वावलोकन उसे हिंदी में कहते हैं, उसको आप इनबिल्ट मानिएगा। उसको अगर नहीं भी लिखा हो फिर भी आपको मानना है कि उन रिसोर्स में घटना चक्र का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के डेवलपमेंट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल मैनर में दिया हुआ है। मुगलों के पतन से आज़ादी तक कैसे क्या-क्या हुआ, इसकी डिटेल आपको मिल जाएँगी। इसके साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स, पीजेंट, ट्राइबल मूवमेंट, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, यानी एक अच्छी बुक मानी जाती है। एंशिएंट एंड मिडाइवल में कुछ लोग लूसेंट को फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा और मिडाइवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की बुक को फॉलो करते हैं। साथ में घटना चक्र का पीवाईक्यू है ही। अगला सब्जेक्ट इन्वायरमेंट है। आप इसमें परीक्षावाड़ी को हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं और अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, या कुछ लोग शंकर आईएएस पढ़ते हैं उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जीएस इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज के लिए घटना चक्र का प्रीव्यू। अगला टॉपिक है इकोनॉमी। इसमें जनरली रमेश सिंह की बुक फॉलो की जाती है। साथ ही साथ बजट के लिए किसी का कंपाइलेशन, यूपी बजट, यूनियन बजट दोनों का, इकोनॉमिक सर्वे यूपी का भी और यूनियन का भी। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की मैगजीन से जो करंट के टॉपिक है इकोनॉमी के उसको, और मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे स्कीम्स, उनके ईयर या करंट में कोई स्कीम रही हो उसको देखा जाता है। साथ में पीवाईक्यू। जनरल साइंस के लिए बहुत से लोग लूसेंट की जो जीके आती है उसको ही रेफर करते हैं, बट लूसेंट की एक जनरल साइंस नाम से बुक आती है, बहुत से लोग उसको रेफर करते हैं। मेरी सलाह में जो जनरल साइंस की बुक है वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी डेप्थ में है, तो उसको पढ़ने की बजाय आप उसके जो जीके के साइंस को पार्ट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन मस्ट है साइंस के लिए, इससे बहुत सारी चीज़ कवर हो जाती हैं। अगला जो सब्जेक्ट है यूपी स्पेशल, जो करीब 5 से 6 सवाल, 7 सवाल तक का वेटेज रखता है यूपी पीसीएस के पेपर में। इसके लिए घटना चक्र का जो तथ्यसार आता है, इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसका कवर पेज ऐसा ही होता है, उसको आप लेंगे। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन राज्य विशेष जो आता है यूपी के लिए, आप उसको रेफ़र करेंगे। इन दोनों सोर्सेज से आपका यूपी स्पेशल जो प्री में पूछा जाता है लगभग 95-99% कवर हो जाता है। एक अभी इसकी बात, सीसैट की बात थोड़ी देर बात करते हैं।
अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास 11-12 की न्यू वाली एनसीईआरटी। इसमें आप के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आप इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे। इसके बाद जो यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी के सेक्शन में इंडियन और वर्ल्ड मैपिंग पूछी जाती है, वह काफ़ी स्कोरिंग होती है और काफ़ी ज़रूरी होती है पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 2-3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक एटलस खरीदना है। वो एटलस ऑक्सफोर्ड का हो सकता है या ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसके साथ ही आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो की मैपिंग वीडियो देख सकते हैं, मैराथन, जिसमें आप एटलस को सामने रखेंगे और वीडियो देखते जाएंगे। वहाँ जो जो प्लेस मैपिंग कराए जाएंगे, आप उसको वहाँ मार्क कर लेंगे और वहाँ पे लिख लेंगे, तो आपकी जो मैपिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ज्योग्राफी में एक सवाल और बनता है, एग्रीकल्चर और मिनरल के जो लेटेस्ट डेटाज होते हैं, उसके लिए आप चाहे घटना चक्र की लास्ट में कंपाइलेशन आती है या वाणी की भी आती है, आप दोनों में से एक को रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो मोस्टली फॉलो करते हैं लोग, वो आई दृष्टि करते हैं ईयरली, कुछ लोग घटनासार भी करते हैं, कुछ लोग मंथली क्रॉनिकल करते हैं। तो जैसे ही आपको अच्छा लगे, कुछ लोग मंथली करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ईयरली करना पसंद करते हैं, तो वो आपके ऊपर है। साथ में जो सिविल कैंपस उसकी जो मैगजीन आती है, उसमें हम इन सारे सोर्सेज को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाते हैं इन सारी मैगजीन्स के सवालों को लेकर, इन सारी मैगजीन के इंफॉर्मेशन को लेकर, ताकि कोई भी सवाल छूटे ना। अब पिछले वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि सर सीसैट के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो सीसैट के लिए सीसैट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका सीसैट आसानी से क्लियर हो जाएगा। सीसैट के 3-4 पार्ट आते हैं, एक होता है जनरल हिंदी, एक होता है इंग्लिश, एक और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, और इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के सिंपल सवाल आते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जनरल हिंदी के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आती है, काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है किताब, और कई बार पेपर बनाने में यहाँ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं हूबहू कॉपी कर लिए जाते हैं। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कोई किताब नहीं आती है, आप पीवाईक्यू पे ही रिलाई करेंगे। अभी तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सीसैट में, आप उनको उनके डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़कर आप एक थॉट बनाएंगे और उसको नोट्स बना लेंगे, ताकि कोई भी सवाल रिपीट हो तो लग जाए। इसके साथ जो इंग्लिश आता है, उसमें एक पैसेज होता है, आप पैसेज की थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो इंग्लिश के सवाल होते हैं वो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट का एक बड़ा पार्ट मैथ और रीजनिंग है, तो मैं कहूँगा यदि किसी की मैथ वीक है तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो उसको टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये उतना कठिन नहीं होता। थोड़ा सा भी लॉजिकल दिमाग हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो रीजनिंग आसानी से व्यक्ति को आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो संभवतः रीजनिंग के जितने सवाल आते हैं ऑलमोस्ट आप सॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक यूपी पीसीएस के सीसैट की बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति बहुत कठिन नहीं होती है यूपीएससी की तरह, प्रश्न आसान होते हैं बस आप, और वहाँ टाइम भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है, यूपीएससी में तो टाइम की कमी होती है, एक सवाल में यदि फंस गए तो हो सकता है आपका पेपर ही न पूरा हो। बट यूपी पीसीएस में टाइम काफ़ी होता है, आप आराम से लगाएंगे सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रही सीसैट की बात। तो सीसैट में आपके जो ये रिसोर्सेज हैं यही काफ़ी होंगे, इनसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने ये पूरा जितना भी बताया रिसोर्सेज, उसके थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव क्या है, इसमें सिलेबस का पूरा कवरेज है और काफ़ी अच्छे तरीके से कवरेज है, काफ़ी विद्यार्थियों या स्टूडेंट द्वारा फॉलो किया जाता है, और बिगिनर्स के लिए उनकी एक समझ बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। ख़ासतौर से जो लोग जिनका टारगेट 2027 है या 28 है, 28-27 में जो पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं। बट नेगेटिव्स क्या हैं, जो 2026 का पेपर देने चाहते हैं और उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन रिसोर्सेज को अगर वो फॉलो करेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लगभग हर किताब 700 से 800 पन्नों की है। जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये बड़ी टाइम टेकिंग है, टाइम लेंगी। एटलीस्ट 15 to 20 डेज पर सब्जेक्ट ले जाएंगे, और फिर आपको रिवाइज भी करना है, उसके पीवाईक्यू भी लगाने हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप दिन के 10 घंटे 8 घंटे निकालेंगे तो ये इतना चैलेंजिंग भी नहीं है। बट हाँ, स्टिल चैलेंजिंग तो है।
और दूसरा इसको रिवाइज करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इतना बल्कि बुक है और 600-700-800 पन्ने आप पढ़ते हैं, उसमें निशान लगाते हैं, फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है, कौन सी नहीं है, उसको याद रखना, उसको रिवाइज करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये रही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात। अब अगला ये कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं इस जर्नी में। तो हमने क्या किया है, बड़ी मेहनत से, काफ़ी मेहनत और एनर्जी लगाकर ये नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देखेंगे कि घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी प्लस कन्वेंशनल बुक और लेटेस्ट पीवाईक्यू का समावेशन किया गया है। और जो पीवाईक्यूज़ हैं वो केवल यूपी पीसीएस के नहीं हैं, बिहार के हैं, एनडीए के हैं, सीडीएस के हैं, सीएपीएफ के हैं, तेलंगाना पीसीएस, आंध्र प्रदेश पीसीएस, तमिलनाडु, केरला, यानी कि भारत में लगभग जितने भी पीसीएस होते हैं उनके जितने भी अच्छे सवाल हैं जो यूपी पीसीएस पूछ सकता है, उनको हमने इसमें शामिल किया हुआ है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में शामिल किया हुआ है। इसमें कन्वेंशनल बुक जैसे जो हमने रिसोर्सेज बताएँ, उनसे भी इनपुट्स लिए गए हैं, एनसीईआरटी से इनपुट्स लिए गए हैं और घटना चक्र का जो पीवाईक्यू होता है उससे तो इनपुट लिए ही गए हैं। उन्हीं के को बेसिस बनाकर ही ये किताबें या ये नोट्स बनाए गए हैं और ये लगभग हर सब्जेक्ट में ही हैं। जैसे एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, सीसैट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सामान्य हिंदी के लिए एक आपको बुकलेट मिल जाएगी, जनरल साइंस, साइंस टेक, इंडियन ज्योग्राफी, इसी तरह करंट अफेयर्स की भी मैगज़ीन आती है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। उसमें हम मार्केट में उपलब्ध लगभग सारे सोर्सेज़ को कंपाइल करके एक जगह प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपकी राह आसान हो जाए। तो इसकी विशेषताएँ कुछ हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ को शामिल किया गया है, पीवाईक्यूज़ की मैपिंग के साथ है, जिसमें यूपी पीसीएस, यूपीएससी आदि कमीशंस के पीवाईक्यू शामिल हैं, एनसीईआरटी का इनपुट है। ये सारी चीज़ें हो गई। अभी तक हमने देखा कि परीक्षा के लिए कौन से रिसोर्स फॉलो किया जाए, और अगर उन रिसोर्सेज को आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है थोड़ा आसान हो जाए, कम समय में इफ़ेक्टिव वे में हो जाए, तो हमने आपको जो अपने इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पर रख दिया है, आपको उनके बारे में बता दिया है। आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से सैंपल भी देख सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है। आगे हमने बात करी थी कि हम पीवाईक्यू को कैसे, यानी पतवार का इस्तेमाल कैसे करें, यानी जो घटना चक्र है, इतनी मोटी-मोटी बल्की-बल्की किताबें हैं 600-700 पन्ने की, उसको इफ़ेक्टिव वे में लेस टाइम में कैसे बार-बार पढ़ें, कैसे बार-बार रिवाइज़ करें और उसका उपयोग कैसे करें, इन सारी बातों पर अब बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस तरह की कुछ होती हैं पूर्वावलोकन, जिसकी चर्चा अभी हम लोग रिसोर्सेज में की थी। पूर्वावलोकन या प्रीव्यू नाम से अंग्रेजी में आती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कैसे करेंगे, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले अपने जो रिसोर्स है उसको पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए बेसिक रिसोर्सेज़ को। फिर घटना चक्र प्रीव्यू में आइए, सेम चैप्टर्स के सवालों को सॉल्व करिए। अब हमको सॉल्व करते हुए एक बात देखनी है कि सेम नेचर के जो सवाल होते हैं, उनको मार्क करते जाना है कि ये सवाल सेम नेचर के हैं, ताकि हमको सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में आसानी हो। क्योंकि जो सेम नेचर के सवाल होंगे, उनको हम केवल एक सवाल और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, बाकी को हम छोड़ते चलेंगे सेकंड और थर्ड रीडिंग में, इससे हमारा समय काफ़ी बच जाएगा। अब हम कुछ स्टार मार्क बना लेंगे या कोई भी मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज में थे फिर भी गलत हो गए, उनकी एक कैटेगरी हो जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे बेसिक रिसोर्स में नहीं थी, वो नई इन्फॉर्मेशन है, उसकी दूसरी कैटेगरी हो जाएगी। तीसरा, हम कोई सिली मिस्टेक करते हैं, नहीं हाँ पढ़ लिया, उसको भी अलग मार्क कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन बेसिक रिसोर्सेज में थे और गलत हो गए हैं, उनके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अपने बेसिक रिसोर्स में जाएंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो सही हो जाएंगे। जो नई इन्फॉर्मेशन थी, जो बेसिक रिसोर्सेज में नहीं थी, उनके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक रिसोर्सेज में उन टॉपिक्स में जाकर स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ लिखकर पेस्ट कर देंगे, ताकि जब हम अपने बेसिक रिसोर्स को दोबारा रिवाइज करें तो वो नई वाली इन्फॉर्मेशन हमें बार बार फिर रिवाइज होती रहे। क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, 7 दिन 10 दिन होते हैं, तो हमें भटकाव से बचना होता है। हमें ऐसा चीज़ें चाहिए होती हैं कि छोटी चीज़ें रहें, जिसे हम बार बार रिवाइज कर पाएँ, चीज़ें कंपाइल रहें, एक जगह रहें। अलग अलग जगह रहती हैं तो फिर मानसिक तनाव होता है
और जो किताबों का पहाड़ लास्ट में देखकर घबराहट भी होती है और कॉन्फिडेंस भी हैम्पर होता है। तो हमको जितनी भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिलती है टेस्ट सीरीज से, घटना चक्र से, उनको शामिल करके एक जगह अपने बेसिक रिसोर्सेज में उन्हीं टॉपिक के अंतर्गत लिख लेना है। फिर सेकेंड रिवीजन में मैंने जैसे बताया सेम टॉपिक के सवालों को केवल एक ही सवाल पढ़ेंगे, बाकी जो सवाल है उनको छोड़ देंगे। इससे टाइम कम लगेगा और हम मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। अब हम आपको इसका एक लाइव डेमो दिखाते हैं। तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की पीडीएफ है, हिंदी में है। अभी मुझे हिंदी की ही पीडीएफ मिली है, तो आप बस केवल सीखिएगा कि कैसे पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश मत देखिएगा कुछ। यहाँ पर ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंतर्गत जो एक्ट पास किए गए थे उनके बारे में सवाल है। तो जैसे यहाँ पहला आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, देखेंगे। फिर यहाँ पे आप सवाल सॉल्व करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें आप अंडरलाइन करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन है जो मेरे बेसिक सोर्सेज में नहीं थी, कौन सी है जो मैं भूल रहा था या मैंने गलत कर दिया, या आपने अगर सवाल सही किया है तो कोई बात ही नहीं है, यदि गलत किया है तो कौन सा सवाल क्यों गलत किया, कौन सी इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत किया, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे बेसिक सोर्सेज में थी या नहीं थी, ये भी देखते हुए चलेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर एक सवाल है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई। इसका आंसर बी है, यानी कि 1892 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। ये आप पढ़ेंगे। फिर अगला सवाल ऐसे ही देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि ये सवाल है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो इसका आंसर बी है। और सेम सवाल 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से, तो इसका आंसर ए है। और यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त की व्याख्या देखें, यानी कि इसी डिस्क्रिप्शन से इसका भी आंसर निकल जा रहा है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हम कुछ एक स्टार मार्क रखेंगे, जैसे हम ये लिखते जाएंगे, एक पेंसिल उठाएंगे और इसको ऐसे काट देंगे, ठीक, इसको ऐसे काट देंगे। हमको इसको दोबारा नहीं देखना है, हमको बस इस वाले सवाल को देखना है, इसके बाद इस सवाल को नहीं देखना है, सीधे छठे नंबर पे आ जाना है। ऐसे ही इस सवाल को पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है उपर्युक्त की व्याख्या देखें, इस सवाल को ऐसे काट देंगे। अब सीधे जब हम दूसरा रिवीजन करेंगे तो हम छठे के बाद सातवें नंबर को पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कटा हुआ है और हमें मालूम है कि ये जो ऊपर वाला छठा नंबर का क्वेश्चन है उसी का रिपीटिशन है, तो हमें सातवां क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। छठे के बाद हम सीधे आठवें नंबर पर आ जाएंगे, आठवां क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके बाद हम नौवें सवाल को पढ़ेंगे तो ये देखेंगे फिर भी उपयुक्त की व्याख्या लिखा हुआ है, तो हम इसे फिर भी ऐसे ऐसे काट देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 10वां सवाल करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए 11 सवाल फिर वही सेम सवाल रिपीट हुआ है, इसको ऐसे काट दिया। फिर 12वां सवाल देखा, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, 13वां भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा, 14 भी पढ़ा, 15 भी पढ़ा, 16 पढ़ा। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, मैंने 2-4 का जैसे ये भी है। अब इसको भी हमको नहीं पढ़ना है दूसरे रिवीजन में, इसको सेकंड रिवीजन करेंगे, इसको काट देना है। इसको काटने के बाद हम सीधे सेकंड रिवीजन जब होगा हम 19वें सवाल पे आ जाएंगे, 19वें सवाल के बाद हम 20वें पे आ जाएंगे, लेकिन 20वां भी रिपीटिशन है, इसको वैसे काट देंगे। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें पहली रीडिंग में यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सवाल हमें हमारे रिसोर्सेज में था वो मैंने गलत किया है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे बेसिक रिसोर्सेज में नहीं थी, उनको अलग से निशान लगाया जाएगा और उसको अपने बेसिक रिसोर्सेज में स्टिकी नोट्स के माध्यम से चिपका लिया जाएगा। इसी दौरान आप क्या करेंगे, जो सेम तरह के सवाल हैं जिनमें लिखा है कि उपयुक्त की व्याख्या देखें, यानी कि बार बार जो रिपीटिशन है, पेंसिल से उन सवालों को काटते जाएंगे। पहली रीडिंग में आप ऐसे करेंगे, और जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे, जब आप एग्जाम के 15-20 दिन 1 महीना पहले होंगे, तो आपको सेकंड रिवीजन में इतना कम समय लगेगा और इतनी आसानी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लगभग अगर 50 सवाल हैं घटना चक्र में
पूर्वावलोकन में, तो 50 में से 20 सवाल रिपीटेड होते हैं। आपको 25 से 30 सवाल ही नए मिलेंगे, उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो सेकंड रीडिंग में आप 50 के 50 सवाल नहीं पढ़ेंगे, आप केवल 20 से 25 सवाल पढ़ेंगे। उन्हीं से आपके जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप जान जाएंगे। तो मेरा यही इस डेमो को दिखाने का पर्पस था कि इस तरह से हमको आगे घटना चक्र का इस्तेमाल करना है कम समय में अधिक रिवीजन के साथ, ताकि हम जो पीवाईक्यूज हैं उन पे एक अच्छी खासी गहरी कमांड बना सकें। क्योंकि पीवाईक्यू पे जिसकी कमांड होती है, यूपीपीएससी में 70% पेपर रिपीट होता है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि 70% पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से या उनकी व्याख्याओं से मिल जाएंगे। यानी कि जो ये डिस्क्रिप्शन है ना और जो सवाल है, 70% सवाल वहीं से मिलते हैं। तो जिसका होल्ड होगा पीवाईक्यू पे जितना ज़्यादा, वो उतना ही नंबर लाएगा यूपीपीएससी के प्री के पेपर में। और हमेशा यह सुखद होता है कि आप कट ऑफ से, या जो मार्केट में कट ऑफ चल रही है उससे 10 सवाल या 10, 12, 15 नंबर ऊपर हैं। इससे एकदम आप सेफ होते हैं। पेपर दे के आते हैं, आंसर की मिलाने के बाद आप अगले दिन से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। नहीं तो आपके 30 से 40 जो गोल्डन डेज होते हैं वो बस इसी चक्कर में ख़राब हो जाते हैं कि यार वो यूट्यूब चैनल ऐसा कट ऑफ बता रहा है, वो यूट्यूब चैनल ऐसा कट ऑफ बता रहा है। तो आप इस ऊहापोह और असमंजस की स्थिति से बच जाएंगे यदि आप 10 से 12 सवाल ऊपर लाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने प्रयासों के द्वारा आपको उस लेवल तक ले जाएं, ताकि आपको पेपर दे के आए आंसर की मिलाने के बाद ये कोई संशय न रहे कि हम मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सारी चर्चा खत्म हो गई और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने शुरू में क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए वो देखा, उसके बाद ये देखा कि इन रिसोर्सेज को फॉलो करने के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, किन्हें फॉलो करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि सिविल कैंपस आपकी कैसे सहायता कर सकता है अपने नोट्स के द्वारा, जो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, पेपर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि घटना चक्र यानी कि जो पीवाईक्यू होता है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में ये कुछ और इन्फॉर्मेटिव या कुछ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए सिविल कैंपस प्रयास से परिणाम तक टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम पर्सनली आपकी जो क्वेरीज होती हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन होते हैं, उनको सुनते हैं, उनका समाधान देते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से पर्सनलाइज मेंटोर की तरह हम आपका ख्याल रखते हैं। साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है सिविल कैंपस प्रयास से परिणाम तक, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारा अगर प्रयास आपको अच्छा लगता है तो उसकी सराहना करें। उसकी सराहना इस तरह होगी कि वीडियो को लाइक करें, अगली वीडियो किस विषय में चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी इसी नोट पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक विनती ये है कि आप खुश रहें, ऊर्जावान रहें, अध्ययनरत रहें, क्योंकि आप ऊर्जावान और खुश नहीं रहेंगे तो आप अध्ययनरत नहीं रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद।